2023 तक संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में तेल उत्पादन में नंबर 1 था, जो काफी प्रभावशाली है। देश औसतन प्रतिदिन लगभग 19.4 मिलियन बैरल तेल निकालता है, तो दूसरी और तीसरी जगह पर सऊदी अरब और रूस हैं, जिनका उत्पादन लगभग 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जो अमेरिका के उत्पादन का लगभग आधा है। लेकिन साथ ही अमेरिका प्रमुख तेल आयातकों में दूसरे स्थान पर है, यानी वह सक्रिय रूप से तेल खरीदता है। केवल चीन ही अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, लगभग 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन, जबकि अमेरिका का आयात लगभग 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। कनाडा, मेक्सिको, गयाना और फिर से सऊदी अरब अमेरिका को तेल आपूर्ति करते हैं। वास्तव में एक लंबी सूची है, लगभग 15 देशों की, और इसमें कोई अजीब बात नहीं है। ये एक बड़ा देश है जिसके पास अपने तेल की कमी है और उसे दूसरों से तेल खरीदना पड़ता है। आखिरकार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। 2019 में देश ने लगभग 21 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खपत किया, जो वैश्विक कुल का 20% था, यानी 21% एक ही देश द्वारा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको यह बताऊं कि इसी समय अमेरिका खुद अपने द्वारा निकाले गए तेल की बड़ी मात्रा भी बेचता है? इसके अलावा अमेरिका शीर्ष 4 सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है, यानी वह बहुत सारा कच्चा तेल बेचता है। देश सऊदी अरब, रूस और इराक के बाद चौथे स्थान पर है और प्रतिदिन लगभग 3.6 मिलियन बैरल तेल बेचता है। और यह अब थोड़ा अजीब लगता है। अगर अपने पास तेल है तो उसे बेचना क्यों और फिर बाद में खरीदना क्यों? इसका सच यह है कि अमेरिका अपनी खुद की तेल का उपयोग नहीं कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेरिका में तेल उत्पादन में तेजी आई और कई लोगों ने इस मुद्दे का सीधा और जाहिर समाधान देखा। अमेरिका के पास लगभग 38.2 बिलियन बैरल झात तेल रिजर्व हैं, जो अभी तक निष्कर्षित नहीं हुए हैं। खुद से आंकलन करें। लगभग 14 मिलियन एकड़ भूमि और 9.1 मिलियन एकड़ समुद्र में लीज पर हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। तो फिर क्यों ना सब तेल निकाल लिया जाए? इससे तेल की कीमतें तुरंत गिर जाएंगी और हर कोई खुश होगा। हालांकि यह विचार बुद्धिमान लग सकता है, लेकिन कई विशेषज्ञों ने उस समय कहा था कि यह बस एक कल्पना है कि अमेरिका अपना सारा तेल पूरी तरह से निकाल ले। यह असंभव है। इसके अलावा एक अजीब विरोधाभास सामने आया। अगर अमेरिका अपना सारा तेल निकाल भी ले, तो ईंधन की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपनी खुद की तेल का उपयोग नहीं कर सकता। वे इसे केवल बेच सकते हैं। कुछ साल पहले अमेरिका ने घरेलू तेल उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया था और तब से यह बढ़ता ही जा रहा है। 2018 में, उदाहरण के लिए, देश का तेल व्यापार संतुलन पिछले 50 वर्षों में सबसे अच्छा था। इसके अलावा अमेरिका पहले से ही इतना तेल उत्पादित करता है कि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। 2020 में अमेरिका प्रतिदिन 18.4 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन कर रहा था और 18.12 मिलियन बैरल की खपत कर रहा था। तो भविष्य के लिए थोड़ा बहुत तेल बच सकता था, लेकिन इस पर विचार करते हुए इतनी बड़ी मात्रा में आयात क्यों किया जा रहा है? इसका उत्तर यह है कि तेल एक प्रमुख वस्तु है जो वैश्विक स्तर पर व्यापारित होती है, लेकिन लगभग कोई भी इसका सीधे उपयोग नहीं करता। तेल को ईंधन, सामग्री और उत्पादों में परिष्कृत किया जाता है, जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। एक बैरल तेल खुद में किसी के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होता, लेकिन इसके भौतिक गुण, जैसे कि यह कहां से निकाला गया है, परिष्करण या उत्पादन सुविधाएं कहां स्थित हैं और सबसे ज्यादा उपभोक्ता मांग कहां है, इसकी उपयोगिता और मूल्य को प्रभावित करते हैं। हाँ, तेल भी अलग अलग प्रकार का होता है। तेल के प्रकार, घनत्व, सल्फर सामग्री, चिपचिपापन, अशुद्धियों की उपस्थिति आदि में भिन्न होते हैं। इसके आधार पर लोग यह तय करते हैं कि उन्होंने जो तेल निकाला है उसे किस तरह से उपयोगी बनाना है। लेकिन अगर इसे सरल रूप में समझें तो आप तेल को हल्के और भारी प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। हल्का कच्चा तेल वह प्रकार है जिसे अधिकांश लोग जानते हैं। यह पानी से हल्का और कमरे के तापमान पर आसानी से बहता है।
भारी तेल और बामिन भी कच्चा तेल के रूप हैं, लेकिन वे अधिक चिपचिपे और घने होते हैं। इन सभी भिन्नताओं के कारण तेल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। अब अमेरिकी परिप्रेक्ष्य को देखें। ऐसा लगता है कि अधिकांश तेल निष्कर्षण, परिष्करण और परिवहन संरचनाएं महाद्वीप के मध्य भाग और गोल्फ ऑफ मेक्सिको के तट पर स्थित हैं। यह वही कारण है कि ईंधन की कीमतें सबसे कम होने वाले 5 राज्य वही हैं जहां अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर स्थित हैं। ये हैं मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, टेनेसी, अल्बामा और निश्चित रूप से टेक्सास। विश्वास करें या नहीं, तेल पाइपलाइनों का अस्तित्व 1960 के दशक से है। तब बेशक पाइपलाइन जैसा कुछ नहीं था। वैगन और फ्लैटबोट्स तेल के बैरल परिवहन के सामान्य तरीके थे, लेकिन उद्योग को कुछ बेहतर की आवश्यकता थी। 1962 में एक आधुनिक पाइपलाइन बनाई गई थी जो बिल्कुल कुछ नहीं जैसी दिखती थी। वह 2 लकड़ी की पट्टियों से जुड़ी हुई थी जो एक वी आकार में थी, और यह पाइपलाइन तेल को 1000 फीट तक ले जाती थी। फिर 1963 में एक वास्तविक लोहे की पाइपलाइन पेंसिल्वेनिया में बिछाई गई जिसकी लंबाई 2.5 मील थी और इसमें पंप थे। उसके बाद कोई पीछे मुड़कर नहीं देख पाया। आज भी कई राज्य जो उच्च ईंधन की मांग वाले हैं, उनके पास इस तरह का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके बजाय उन्हें शिपिंग, रेल मार्ग और ट्रकों के माध्यम से ईंधन प्राप्त होता है, यानी किसी भी तरीके से, लेकिन पाइपलाइन से नहीं। लेकिन जैसा कि अधिकतर लंबी दूरी तक तेल परिवहन करने वाले अमेरिकी कच्चे तेल का अधिकांश हिस्सा पाइपलाइनों के माध्यम से जाता है, 2014 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 60,000 मील की अंतर्राज्यीय पाइपलाइनों की लंबाई थी। फिर भी ये हर जगह नहीं पहुंचती। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यहां जितने लोग हैं उतने 21 सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों के संयुक्त से भी अधिक हैं। तुलना में कैलिफोर्निया लगभग एक तेल द्वीप की तरह है। यह अन्य कच्चे तेल उत्पादक और परिष्करण क्षेत्रों से किसी भी पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अपने तेल के अलावा कैलिफोर्निया लगभग 70% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जो राज्य से आने वाला हिस्सा बहुत ही न्यूनतम होता है। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल यह बहुत जटिल है। इसे आप भूगोल और राज्य स्तर पर राजनीतिक निर्णयों से जोड़ सकते हैं। संभावना है कि कैलिफोर्निया कभी भी अमेरिका की मुख्य तेल पाइपलाइन से जुड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसे परियोजना की लागत बहुत अधिक होगी और यह सुनिश्चित नहीं है कि तेल की आवश्यकता होगी। आखिरकार कैलिफोर्निया पेट्रोलियम से आंतरिक धन इंजन से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है, तो तेल का क्या फायदा? लेकिन चलिए मुख्य सवाल पर वापस आते हैं। अमेरिका अपना निकाला हुआ तेल क्यों नहीं उपयोग करता है? यह काफी सरल है। देश में हल्के तेल के रिजर्व हैं, लेकिन उसे भारी तेल की जरूरत है। भारी तेल को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए अधिक उन्नत आणविक प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। इसीलिए भारी तेल हल्के तेल से कम मूल्यांकनित होता है, क्योंकि इसे उपयोगी बनाने में अधिक लागत आती है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले भारी तेल की औसत कीमत थी $54 प्रति बैरल, जबकि हल्के तेल की कीमत $70 के ऊपर थी। हालांकि कई अमेरिकी तेल रिफाइनरी आमतौर पर भारी कच्चे तेल को प्रसंस्कृत करने के लिए स्थापित की जाती है, क्योंकि बहुत समय पहले अमेरिका ने औद्योगिकीकरण में भारी तेल को ही प्राथमिकता दी थी। उस समय यह प्रणाली मैक्सिको और वेनेजुएला जैसे देशों से आने वाले भारी तेल को प्रक्रिया करने के लिए उपयुक्त थी, जिनमें आमतौर पर अधिक सल्फर सामग्री होती है। लेकिन देश का अपना तेल हल्का होता है। लेकिन कल्पना करें कि अगर अमेरिका ने अब से केवल अपना तेल उपयोग करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? ऐसा लगता है कि इससे कई समस्याएं उत्पन्न होंगी, बिना यह विचार किए कि रिफाइनरी को फिर से जोड़ने में कितना खर्चा आएगा। केवल हल्के कच्चे तेल पर स्विच करना कुछ बाजारों को कवर नहीं कर सकेगा, और भारी तेल प्रसंस्करण में निवेश किए गए सैकड़ों बिलियन डॉलर बस बर्बाद हो जाएंगे। उपकरण अब काम का नहीं होगा। दरअसल
ऊर्जा विशेषज्ञों की एक सर्वेक्षण में लगभग दो तिहाई उत्तरदाताओं ने कहा कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता एक यथार्थवादी लक्ष्य नहीं है। तो अगर अमेरिका ने तेल खरीदना बंद कर दिया और केवल अपना तेल उपयोग करना शुरू कर दिया, तो इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर कोई चमत्कार हुआ और अमेरिकी तेल रिफाइनरी तुरंत अपने हल्के तेल का प्रसंस्करण शुरू कर सकें, तो भी यह अत्यधिक खर्च में परिणत होगा, क्योंकि यह तेल गलत जगहों से निकाला जाता है। तो इस सब का निष्कर्ष यही है कि तेल खरीदना और विदेशी तेल का उपयोग करना अधिक लाभकारी और व्यावहारिक है, बजाय इसके कि पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए। फिर रिफाइनरीज को मॉडर्नाइज क्यों नहीं किया जाता? खैर, ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि रिफाइनरी में सुधार करने का खर्च 50 से 100 मिलियन डॉलर के बीच होता है और एक पूरी रिफाइनरी का ओवरहॉल करने में कई बिलियन डॉलर लगते हैं। संक्षेप में, यह गणना करना आसान है कि यदि सभी रिफाइनरी को बदलना हो, तो इसकी लागत कम से कम 130 से 200 अरब डॉलर हो सकती है और इस राशि में बहुत अधिक खर्च जुड़ सकते हैं। कोई भी कंपनी इस तरह के विशाल धन का निवेश करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा करना बहुत महंगा है। लेकिन यह केवल पैसा नहीं है। वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार तेल निष्कर्षण और उपभोग को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है और संस्थाएं तेल उद्योग से बाहर निकल रही हैं, निवेश कट रहे हैं और संक्षेप में, इस महंगे संयंत्र आधुनिकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए यह पता चलता है कि अपना तेल निकालने और फिर किसी और का तेल खरीदने और उसे परिष्कृत करने से अमेरिका को अधिक पैसे मिलते हैं। यह अजीब लगता है, लेकिन वर्तमान में यही तरीका सबसे अधिक लाभकारी है। आयातित तेल परिवहन खर्च घटाने के बाद भी अक्सर घरेलू तेल से सस्ता होता है। मुख्य कारण यह है कि अन्य देशों में तेल निकालने की लागत अमेरिका के मुकाबले काफी कम होती है। इस लागत में भूमि की कीमतें, लीजिंग, श्रम और अन्य खर्च शामिल होते हैं। संक्षेप में, अमेरिका में सब कुछ महंगा है, लेकिन यह केवल यही कारण नहीं है, बल्कि 1920 का जोन्स एक्ट भी है, जो कहता है कि एक अमेरिकी बंदरगाह से दूसरे अमेरिकी बंदरगाह तक माल केवल अमेरिकी जहाजों द्वारा ही ले जाया जा सकता है। समस्या यह है कि तेल को टेक्सास से पूर्वी तट पर ले जाना संभव है, लेकिन टेक्सास से तेल एशिया भेजा जाता है, जबकि पूर्वी तट अपना तेल समुद्र के पार से मंगवाता है। इस अजीब मार्ग का कारण लागत है, क्योंकि जोन्स एक्ट के कारण समुद्र के पार से ईंधन भेजने की लागत 3 गुना अधिक हो जाती है, जब इसे सीधे खाड़ी से पूर्वी तट पर भेजने की तुलना की जाती है।